जो जैसे ही जन्म पत्रिका देखते हैं उनकी सबसे पहली नज़र ही मंगल पे जाती है कि अरे अष्टम का मंगल है, बहुत ख़राब है, बहुत दिक्कत देने वाला है, लाइफ बहुत स्ट्रगल में रहेगी, इतना गुस्सा आएगा कि अपना ही नाश कर लेगा। तो ये सब बातें एक्चुअली होती हैं क्या? मंगल अष्टम में या जिस भी रूप में मांगलिक होता है वो ख़राब होता है? मंगल की एनर्जी अगर एक्सेस है, लगन में है, दूसरे भाव में है, सप्तम में है, फोर्थ में है या एट्थ में है, कुछ 12th में भी मानते हैं, तो आपकी मंगल एनर्जी मांगलिक माना जाता है। अब ये इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे समझते हैं? काल सर्प दोष होता क्या है? जब राहु केतु के एक्सिस में, मतलब मान लीजिए राहु आपके लगन में है और केतु आपके सेवंथ में है, या तो उसके राइट साइड पे सारे प्लैनेट्स आ जाएं या फिर लेफ्ट साइड पे सारे प्लैनेट्स आ जाए, तो कहते हैं कि काल सर्प दोष हो गया, राहु केतु के एक्सेस में आ गए। ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं होता? नहीं। 8th हाउस बहुत ख़राब होता है क्योंकि मृत्यु का भाव है। इसको कई लोग, मैंने लोगों के मुंह से सुना, कुंडली का गड्ढा ही बोल देते हैं। तो क्या वाकई 8th हाउस इतना ख़राब होता है? 8th हाउस ऑकल्ट का है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का 8th हाउस है, आपके रिसर्च का 8th हाउस है। आप कितने एनालिटिकल हैं, कितना डीप जाएंगे, कितना रिसर्च जाएंगे, कितना करेंगे, वो 8th हाउस है। पाताल हमेशा ख़राब नहीं होता, उस पाताल से ही मिनरल्स निकलते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि बहुत वास्ट है। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको डिस्कस करना ना कई सारे पॉडकास्ट में भी आप करेंगे ना तो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसके बारे में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, जिसके बारे में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं कि अगर आपके अष्टम भाव में, छठे भाव में या 12 भाव में बहुत सारे ग्रह हैं तो आपकी कुंडली तो बहुत ख़राब है। ऐसे ही राहु केतु बहुत बुरा फल देते हैं। राहु अपनी दशा में बहुत परेशान करता है, बहुत इल्यूजन्स देता है, इंसान को भ्रमित कर देता है। मांगलिक दोष एक बहुत बड़ा मिथ है। क्या वाकई में ये मिथ्स हैं या फिर इनके पीछे कोई हकीकत है? इन सब पर बात करेंगे आज। ये मिथ बस्टर एपिसोड होने वाला है और मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं, निधि मलिक मैम, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई काफ़ी लॉजिकल बातें करती हैं और कई सारे भ्रमों को दूर भी करती हैं। मैम, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारी चर्चा की हमने एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी से लेकर अपने पुराने पॉडकास्ट में, और आज हम मिथ बस्ट करेंगे। खास करके जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए मिथ्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मिथ तो लोगों के बीच एक भ्रम फैलाया गया है या ये फैल गया है खुद से, आई डोंट नो, कि राहु केतु जो होते हैं वो बड़े शैतान प्लैनेट है, बड़े ही बदमाश प्लैनेट हैं और बहुत ही ख़राब प्लैनेट हैं। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि राहु की दशा में तो मतलब बिल्कुल सावधान रहो, कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ दो। राहु की दशा आई है तो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत बुरी होगी, हेल्थ वाइज बहुत बुरी होगी, संतान के लिए बुरी होगी। तो इन सब मिथ्स को हम आज बर्स्ट करने की कोशिश करेंगे। मून के बारे में भी कई सारे मिथ्स हैं, साथ ही मंगल को लेके तो बहुत ही बड़े मिथ फैले हुए हैं कि अगर मांगलिक है तो बड़ा गुस्सैल होगा व्यक्ति, शादी में बहुत दिक्कत आएगी, बच्चे में बहुत दिक्कत आएगी। राहु केतु से शुरू करें मैम? बिल्कुल लीला जी, एंड आई वुड लाइक टू से कि मैं जो भी कह पा रही हूँ या कर पा रही हूँ आपके कारण है, क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल, आपकी नॉलेज, आई थिंक आप आधे एस्ट्रोलॉजर और अध्यात्म में तो आप बहुत ज़्यादा हैं। आपकी नॉलेज इतनी डीप है कि आप ही डायरेक्शन दे रही हैं इस पूरे कॉन्वर्जेशन को, एंड थैंक यू सो मच कि हम दर्शकों को ये सब ला पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज ऑफ स्पीकिंग ट्री। सो हम सबसे पहले समझते हैं राहु कौन है। वृषभानु जो थे वो राहु बेसिकली, वो चतुराई से, जब भगवान मोहिनी रूप में अमृत बांट रहे थे, वो चतुराई से वहाँ बैठ गए और उन्होंने अमृत पान कर भी लिया, राइट। तो पहले तो समझिए कोई स्ट्रॉन्ग ही होगा जो देवों के बीच में भगवान विष्णु के मना करते हुए भी वहाँ जाके बैठ गए और उन्होंने चतुराई से अमृत पान कर लिया। तो दो ट्रेट्स आ गए हमारे, चतुराई और स्ट्रेंथ, करेज, राइट। अब क्योंकि उन्होंने अमृत पान कर लिया और जब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, जो सुरभानु राक्षस थे। जी। तो जो ऊपर का हिस्सा, सर और धड़,
राहु और नीचे का केतु। धड़ से लेके पैर केतु। तो राहु क्या है? राहु बुद्धि है, क्योंकि सर तो उनके साथ रह गया, वो बुद्धि है, वो करेज है, ठीक है, वो ऑल्सो चतुराई है। अब हम आते हैं आज के टाइम में, कलयुग में आते हैं। कलयुग में हमें क्या चाहिए? बुद्धि, चतुराई। कली का युग है। अगर हम सीधे रास्ते से चलेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। तो हमें चतुराई चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए। और राहु का दिमाग बहुत शातिर दिमाग है, स्मार्ट दिमाग है, स्मार्टनेस है। तो वो स्मार्ट हैं, वो एक्सपैंड करते हैं हमारा, वो हमें इल्यूजन देते हैं। अब हमें इल्यूजन भी ज़रूरी है, अगर देखा जाए तो इल्यूजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ड्रीम नहीं करेंगे, अगर आप सोचेंगे नहीं कि वेयर आई कैन रीच, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रीच, बट अगर आप सोचेंगे नहीं कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, तो आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे? आज जितनी भी तरक्की हुई है, अगर AI कोई सोच नहीं पाता है तो ChatGPT मिलता हमें क्या? या अब बेसिक आप मोबाइल का देखिए, अगर वो कोई सोच नहीं पाता तो आप क्या कर पाते? तो जितनी भी टेक है, टेक इज ऑल बिकॉज ऑफ राहु स्ट्रेंथ। टेक्नीशियंस जितने भी टेक हैं, IT के हैं या टेक्नीशियंस हैं, उनका सबका राहु अच्छा होता है। बाकी अगर हम और फील्ड में जाएं, डिप्लोमेसी में जाएं, राइट, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, उन सबके राहु अच्छे होंगे बिकॉज दे नीड दैट स्किल सेट। तो राहु को अगर हम एक स्किल सेट की तरह लें तो बहुत अच्छे हैं। एट द सेम टाइम अति सर्वत्र वर्जित, अधिक हर चीज़ की खराब है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा चातुर्य भी रखेंगे तो भी खराब है। तो वो तो अगर हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, गृहस्थ में होके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी चले जाएंगे तो वो भी खराब है, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। तो उस तरह से तो बृहस्पति भी खराब हो जाएंगे, राइट। बहुत अभिमानी हो जाएंगे तो वो भी खराब है। आपको बैलेंस करके चलना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको बैलेंस करके चलना है। तो राहु सेकेंड हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, राहु 11th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, राहु 12th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं। आपको विदेश का जितना कराते हैं राहु कराते हैं। राहु 9th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, राहु 8th हाउस में भी अच्छे होते हैं, एक तरह से कि आपको रिसर्चर बनाते हैं, आपको ऑकल्ट में स्ट्रांग बनाते हैं, आपको साधनाएं करनी है। तंत्र के लिए राहु बहुत अच्छे हैं। तो ये राहु बहुत अच्छे हैं। बट अब आप क्या लेके आए हैं, आपके लिए वो खराब हो सकते हैं। राहु की दशा में रैग टू रिचेस की स्टोरी हो सकती है कि आप कुछ नहीं थे और आप कुछ बन गए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी, एक मेरे ही क्लाइंट हैं, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और मतलब वो मुझसे कहते जा रहे थे हर बार कि क्या होगा, एंड मैं उनको कहती बस अब अंत का समय आ गया है। राहु की दशा आते ही आप बहुत अच्छा करने लगेंगे, उनके सेकेंड हाउस में राहु है, बहुत अच्छा करने लगेंगे। अब वही बात है, हर एक की थोड़ी सी रीडिंग डिफरेंट हो जाती है। किसी ने उनको बोला कि राहु की दशा है वो आपकी बहुत ख़राब हो गई, एंड बिलीव यू मी कि राहु की दशा शुरू होने से 3 महीना पहले उनका बिजनेस इतना बढ़िया करने लग गया कि अब वो बहुत अच्छे बिजनेस, अब मतलब उनका बिजनेस आई वुड से मल्टीफोल्ड 10 टाइम्स बढ़ गया होगा एटलीस्ट इन जस्ट 1.5 ईयर। राहु की दशा शुरू होते ही जो अटके काम थे सब होने लग गए। तो अब कैसे हुआ ये भी समझते हैं कि बिजनेस में आपको स्मार्टनेस चाहिए, आपको डिप्लोमेसी चाहिए। सेकेंड हाउस के राहु आपको वाणी में चातुर्य देंगे कि कहीं पर आपको किसी को स्मार्टली बोलना है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके, वो कहते हैं ना लठ बजाना, वो नहीं कर रहे हैं, आप स्मार्टली कर रहे हैं। तो वो उन्होंने वो स्मार्टनेस आ गई, और वो उसी टाइप के बिजनेस में थे, वो प्रॉपर्टी रिटेलिंग में थे। तो उसी टाइप के बिजनेस में जहाँ उनको लोगों को ड्रीम सेल करने हैं, तो उनकी वाणी में ड्रीम सेलिंग, इल्यूजन आ गया, ड्रीम सेलिंग आ गई। तो इल्यूजन को हम ड्रीम सेलिंग में आ गए, वाह, राइट। तो बहुत अच्छा हुआ उनके लिए। अब उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टी 1.5 साल में ही बना ली। तो राहु ने ये किया उनके लिए जो पहले वो नहीं अचीव कर पा रहे थे। तो अब उनके बाकी आगे के पीरियड बहुत सही होंगे। लेकिन राहु एक चीज़ कराते हैं, राहु के साथ साथ जैसे कहते हैं ना शनिवत राहु, राहु की दशा में अगर आप बहुत गलत करेंगे, बहुत स्मार्टनेस करेंगे, हैंकी पैंकी बहुत ज़्यादा करेंगे, तो राहु की दशा आपके लिए अच्छी दशा भी खराब हो सकती है। तो अगेन क्योंकि साथ में केतु हैं सामने, केतु भी तो अपना प्ले लाएंगे, राइट, केतु भी अपना प्ले लाएंगे, तो आपके लिए वो दशा खराब हो सकती है।
बट हाँ, कुछ भावों में राहु खराब है। पंचम भाव में राहु ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं आपके, खास करके किड्स के लिए। अगर आपकी ये भी बहुत बढ़िया है, तो अगर आप पंचम भाव में कभी राहु होते तो हम रेमेडी देते हैं, ऐसा करो पढ़ाई को बीच में छोड़ दो और ब्रेक लेके फिर कर लेना, राइट। फर्दर स्टडीज, जब आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, आप ब्रेक लेके 2 साल का ब्रेक दे दो तो आप कर लो, तो आपके राहु का जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव था वो आपका अचीव हो जाएगा। तो शायद आपको चाइल्ड में, चिल्ड्रन के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी थोड़ी बहुत बट उतनी ग्रेव नहीं आएगी, राइट। सप्तम भाव में राहु खराब होते हैं। लगन में राहु अच्छे और खराब दोनों होते हैं। कैसे? अच्छे इसलिए होते हैं कि वो आपको वो चातुर्य, वो स्मार्टनेस, वो मल्टीटास्किंग देते हैं। बट खराब इसलिए होते हैं कि वो कई बार आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु का रोल क्या, उन्होंने भ्रम करा, उन्होंने भ्रम किया वहाँ पर और भ्रमित करके वो बीच में बैठ गए, अमृत पी गए, तो वो भ्रमित करेंगे। उनका काम भ्रमित करने का। उनको छाया ग्रह भी कहा जाता है। छाया इसलिए किया जाता है, शैडो, समथिंग विच इज़ नॉट रियल, इट इज़ अनरियल। तो वो भ्रमित भी कर सकते हैं आपको। तो अच्छे और बुरे दोनों हैं। अगेन, हाउ डू यू हैंडल इट? आपके सूर्य कैसे हैं, आपके मंगल कैसे हैं, आपके चंद्रमा कैसे हैं, और आपके लगन पे किसका इम्पैक्ट आ रहा है। मान लीजिए लगन पे जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो राहु ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दृष्टि दे रहे हैं, जुपिटर दृष्टि दे रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं। लेकिन अगर वही साथ में शुक्र का आ रहा है तो आप बहुत बिगड़ जाएंगे। आप एडिक्शंस में जा सकते हैं, आप ड्रग्स एंड स्मोकिंग ज़्यादा कर सकते हैं, आपको बिगाड़ सकते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से कि राहु का जो फियर डाला हुआ है वो ऐसा नहीं है। और राहु को संभालने के लिए 2 चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत सिंपल रेमेडी है। माँ दुर्गा को पकड़ लीजिए, माँ दुर्गा के 32 नाम। किन्हीं को भी राहु पीड़ित कर रहे हैं, माँ दुर्गा के 32 नाम आप लीजिए, राहु अपने आप शांत हो जाएंगे। दूसरा बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है, अपने घर के टॉयलेट्स जो होते हैं उनको हमेशा बंद रखिए, लिड। राहु का एक्टिवेशन हमेशा रिड्यूस हो जाएगा। और तीसरा उपाय जो राहु का है बहुत सिंपल है, बुधवार को नमक दान कर दीजिए। ओके। अगर आपको राहु परेशान कर रहे हैं। और एक और दे देती हूँ, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा इज़ अ रामबाण। वो हर प्लैनेट को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि हनुमान जी इस रेल्म में अभी हैं और हम उनको बहुत आसानी से, चिरंजीवी हैं वो, तो वो इधर हैं तो हम उनको बहुत आसानी से उनसे एसोसिएट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो हनुमान चालीसा वैसे भी कलयुग के लिए हनुमान चालीसा इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र, स्तोत्र, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मौन होके, मतलब शांति से पढ़ा जाए तो बहुत इम्पैक्ट करता है। अब हम आते हैं केतु पे। तो राहु का प्लीज़ डर हटा दीजिए। राहु इतने कोई ख़राब नहीं है, डर हटा दीजिए। और जितना वो, एक चीज़ और है, जितना आप राहु से डरेंगे उतना आपको वो और डराएंगे। क्योंकि राहु की दशा में या राहु अगर ख़राब होते तो हमें बहुत अननोन फियर्स होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी US ट्रैवल कर रही थी और एक बच्ची आई और कंसल्टेशन के लिए, मतलब क्योंकि बच्चे थे बहुत सारे तो वो आ गई और वो मुझसे बात करने लगी। तो मैंने ऐसे ही उसको बोला, मैंने कहा बेटा कोई अननोन फियर है आपको, क्योंकि मैंने देखा राहु की पोजीशन ऐसी है। और आप मानेंगे नहीं, वो बच्ची इतना एकदम से रोने लग गई, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बहुत बहुत ज़्यादा रोने लग गई वो बच्ची। एंड शी सेड, हाँ आंटी मेरे को लगता है कोई मुझे स्ट्रैंगुलेट कर रहा है स्लीप में। तो देन आई टोल्ड हर, आई सेड देखिए जितना आप इससे डरेंगी उतना राहु आपको और डराएगा, क्योंकि भ्रमित कर रहा है। जितना आप भ्रम में रहेंगी उतना और डराएगा। तो क्या है, जब आप हनुमान चालीसा करते हैं तो आप मंगल को एक्टिवेट करते हैं। क्यों हनुमान चालीसा करिए, हनुमान से चालीसा करते हैं तो आप मंगल को एक्टिवेट करते हैं। जब आप मंगल को एक्टिवेट करेंगे तो आप डरेंगे नहीं, आप बलवान होंगे, राइट। तो आपका जो राहु भ्रमित करने वाला है या आपको अलग अलग वहम डाल रहा है, डर डाल, राहु की दशा में लोगों को वहम पड़ जाते हैं, जैसे कई बार के पानी से वहम हो गया, यू नो,
तो उन ओवरकम योर फियर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवरकम योर फियर्स, तो राहु आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, राहु क्या अंतर्दशा में भी परेशान करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अंतर और प्रत्यंतर में भी परेशान करते हैं। प्रत्यंतर जनरली छोटी होती है, एक्सेप्ट बड़ी दशाएं जैसे राहु हो गया या शनि हो गया, तो प्रत्यंतर छोटी हो जाती है, अंतर लंबी हो जाती है। तो राहु अंतर में भी करेंगे, और वो डिपेंड करता है कि मित्र की दशा है, जैसे शुक्र के साथ मित्र हैं या बुध के साथ मित्र हैं तो इतना खराब नहीं करेंगे। बट अगर बृहस्पति के साथ आ गया या चंद्रमा के साथ आ गई, चंद्रमा में राहु, तो एक्लिप्स कर देंगे, ग्रहण लगा देंगे चंद्रमा को, तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा आपको। तो आप बस अपने उस टाइम पे बहुत वहम पालते हैं लोग, एंड दैट्स द टाइम व्हेन पीपल गेट मोर एंग्शियस, डिप्रेशन। बस आपको अपने आप को, मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने आप को ये फेथ करना है कि ये राहु कर रहा है। ये मान लीजिए कि ये राहु कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, एक ही टाइम में कहूँगी, आप मानिए कि थर्ड पर्सन कर रहा है, वो थर्ड पर्सन कर रहा है, और अपने आप पे फेथ रखिए, राहु हैंडल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है हम खुद नहीं कर सकते। अब हम आते हैं केतु पे। सो केतु क्या है? केतु पैर हैं। केतु क्योंकि उनका धड़ नहीं है, उनका सर नहीं है, तो वो बुद्धि की तरफ भागते हैं। वो चाहते हैं हमेशा, हाँ, इंसान वो चाहता है, उस चीज़ की तरफ भागता है जो उसके पास नहीं होता, राइट? तो केतु बुद्धि की तरफ भागते हैं। तो केतु आपको बुद्धिमानी देते हैं, और क्योंकि उनका मन नहीं है, राइट, दिल नहीं है, तो वो डिटैच्ड है। तो केतु आपको डिटैचमेंट देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है अगेन आज के टाइम पे। अगर आप हर चीज़ से अटैच हो जाएंगे, राइट, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मान लीजिए आप एक जगह जॉब कर रहे हैं और आप उस जॉब से अटैच हो गए हैं, तो आप कभी छोड़ के आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। आप कहेंगे ये जगह मुझे बहुत पसंद है, जैसे कहते हैं कंफर्ट जोन। तो केतु आपको उस कंफर्ट जोन से निकालता है, राहु उस कंफर्ट जोन में रखता है आपको, केतु निकालते हैं। तो ये एक्चुअली नियति का, प्रकृति का बहुत सुंदर बैलेंस है। कैसे? एक आपको उसमें डालता है और दूसरा निकालता है, तो बैलेंस आउट हो गया। सामने ही होते हैं, ये हमेशा आमने सामने होते हैं, 180 डिग्रीज पे होते हैं, समसप्तक होते हैं, तो ये हमेशा आमने सामने होंगे। तो ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्रकृति का ही वे है। अब जब आपको प्रकृति हेल्प कर रही है तो आपको खुद को क्यों नहीं हेल्प करेंगे? तो केतु आपको अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। एक है आपको मटेरियल वर्ल्ड पे ले जा रहा है, एक अध्यात्म पे ले जा रहा है। तो भगवान कह रहे हैं बैलेंस करो। वो अपने आप आपको हेल्प कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए, राइट? एक आपको डर की तरफ ले जा रहा है और एक कह रहा है डिटैच, ये कोई डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? तो ये ब्यूटीफुल चीजें हैं, ये चीजें। एक आपको कह रहा है कि आप बाहर जाइए, इस दुनिया से बाहर निकलिए। एक आपको कह रहा है इस दुनिया में रहिए, राइट? तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है बाहर जाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, राइट? तो एक बहुत ब्यूटीफुल समन्वय है प्रकृति के थ्रू। इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्ट एंड अ ट्रांजिशन कि आप अपने आप को कैसे हैंडल कर सकते हो इन सिचुएशंस में। तो बेसिकली आई वुड से कि कोई डरने की चीज़ नहीं। और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगी, काल सर्प दोष। कि काल सर्प दोष होता क्या है? जब राहु केतु के एक्सिस में, मतलब मान लीजिए राहु आपके लगन में है और केतु आपके सेवंथ में है, या तो उसके राइट साइड पे सारे प्लैनेट्स आ जाएं या फिर लेफ्ट साइड पे सारे प्लैनेट्स आ जाए, तो कहते हैं कि काल सर्प दोष हो गया, राहु केतु के एक्सेस में आ गए। ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं होता, नहीं। हमारे शास्त्रों में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प दोष नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे सबसे फेमस सेलिब्रिटी जवाहरलाल नेहरू हैं जिनका काल सर्प दोष था, और वो राहु की दशा में ही प्राइम मिनिस्टर बने, राइट? तो ऐसे ये भ्रांतियां पैदा की हुई हैं, कि हम किसी तरह से डर डाल दें, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्लीज़ डरिए नहीं। तो मैम ये किसमें, पराशर जी ने ही काल सर्प दोष नहीं बताया था? पराशर ने नहीं बताया है, जेमिनी ने नहीं बताया है, नाड़ी में नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। फिर ये आया कहाँ से? क्योंकि काल सर्प दोष की तो इतनी बड़ी पूजा उज्जैन में होती है, इतनी जगह लोग उपाय कराते हैं, ये फिर तो मैं उन सबसे पूछूंगी कि आपने उज्जैन में पूजा कर ली, या आपने साउथ में एक है, आई एम फॉरगेटिंग, साउथ में भी एक मंदिर है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो ही सबसे बड़ा माना जाता है। हाँ, कालाहस्ती। सो कालाहस्ती है, कालाहस्ती में आपने जाके पूजा करा ली,
या एक उज्जैन में भी राहु के इधर राजस्थान में एक टेम्पल है राहु के, चौमुखी राहु हैं राजस्थान में, जगह मुझे याद नहीं आ रही है, वहाँ पर भी एक टेम्पल है। आप इनफैक्ट कहीं भी करा लीजिए। क्या मैं सबसे पूछूंगी जिन्होंने भी कराया है, क्या काल सर्प दोष या आपके जो राहु से पीड़ा हो रही है खत्म हो गई? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपने ये पूजाएं करी। बहुत सिंपल है, आप क्यों उज्जैन जा रहे हैं? शिव वही हैं। बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ। अपने घर पे करिए। आपने जैसे बोला कि शिव को गुरु मान लीजिए, तो शिव तो सर्वोत्तम है ना, महादेव है देवों के देव महादेव, तो आप घर में ही कर लीजिए ना अभिषेक उनका, रुद्राभिषेक घर में ही कर लीजिए। वही आपके पास शिव हैं घर पे, नर्मदेश्वर हैं, उनको रोज अभिषेक करिए ना। तो राहु कैसे नहीं ठीक होंगे? केतु भी ठीक होंगे, राहु भी ठीक होंगे। तो इनसे कोई डरने की बात नहीं है। काल सर्प दोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बेनिफिशियल है। अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने माइंड को बैलेंस करिए, और ये आपको अर्श से फर्श पे ले जाएंगे, रैग्स टू रिचेस स्टोरी भी कर देंगे। जितने पॉलिटिशियंस हैं हमारे, डिप्लोमैट्स हैं, हम सबको देखते हैं, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। राहु बहुत अबंडेंस देते हैं जब देने को आते हैं। मैम एक मुझे नहीं पता ये मिथ है, लेकिन लोग बहुत इस बारे में बात करते हैं कि जो 5th हाउस हमारे संतान का घर होता है, अगर वहाँ केतु आ जाए तो अबॉर्शंस बहुत कराते हैं, स्पेशली अगर फीमेल की कुंडली में है। तो क्या ऐसा होता है, या इसको बैलेंस करने के लिए कोई और ग्रह भी देखते हैं? नहीं, 5th हाउस में केतु अच्छे नहीं माने जाते हैं, बिकॉज केतु काटते हैं। ओके, केतु कैंची हैं। ओके, तो करा सकते हैं आपके, और उसकी रेमेडी ये है, बहुत सिंपल रेमेडी है, कोई मंत्र जाप कर लीजिए। जो केतु का देखिए बैलेंसिंग है एनर्जी की, बहुत सिंपल होते हैं। केतु क्या चाहते हैं? केतु चाहते हैं डिटैच होना, कट करना आपको चीज़ों से। कैंची है ना, कट करते हैं, डिटैच करते हैं। तो अगर वो आपको आपकी संतान से डिटैच कराना चाह रहे हैं, अगर आप मंत्र उच्चारण शुरू कर देंगे, 5वां भाव आपका मंत्र का है, अगर आप मंत्र उच्चारण कर देंगे, आप साधनाओं में लग जाएंगे, तो आप डिटैच तो हो ही गए एक तरह से। तो केतु का पर्पस सॉल्व हो गया। क्या केतु के लिए सिद्ध कुंजिका कर सकते हैं? बहुत बढ़िया है। सिद्ध कुंजिका आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका आप राहु के लिए कर सकते हैं, केतु के लिए कर सकते हैं, आप मंगल के लिए कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र उत्तम सर्वोत्तम है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगले मिथ पे चलते हैं मैम, जो कि मुझे लगता है सारे समाज में फैला हुआ है, मांगलिक, मंगल का दोष, कि बहुत ख़राब होता है मंगल का दोष। मतलब कुंडली देखते ही मैंने तो कई लोग देखे हैं, स्पेशली Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, जो जैसे ही जन्म पत्रिका देखते हैं उनकी सबसे पहली नज़र ही मंगल पे जाती है कि अरे अष्टम का मंगल है, बहुत ख़राब है, बहुत दिक्कत देने वाला है, लाइफ बहुत स्ट्रगल में रहेगी, इतना गुस्सा आएगा कि अपना ही नाश कर लेगा। तो ये सब बातें एक्चुअली होती हैं क्या? मंगल अष्टम में या जिस भी रूप में मांगलिक होता है वो ख़राब होता है? देखिए, मंगल क्या है समझते हैं। मंगल ऊर्जा है, मंगल हमारा पुरुषार्थ है, मंगल है जो एक तरह से हमारी जठर अग्नि भी, हमारा फूड डाइजेशन है। मंगल है जिनके कारण हम एग्जिस्ट करते हैं। आपका जो पहला भाव है मंगल का है। क्यों पहले भाव को मंगल की ओनरशिप दी गई? लग्न आपका काल पुरुष का देखा जाए तो नंबर 1 होता है। पहला भाव मंगल का है। मंगल अगर दोष होता तो पहले भाव लग्न को, सबसे पहले भाव को मंगल की ओनरशिप क्यों दी जाती? क्योंकि जब आप जन्म लेंगे तो आपको सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए। वो पहली सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर आप में एनर्जी ही नहीं है तो आप वह पहली सांस कैसे लेंगे? हर सांस में फिर आपको एनर्जी चाहिए, मेहनत लगती है ना। अब वो आदत बन गई है और इट इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी। हाथ चलाने के लिए हर के लिए एनर्जी चाहिए। तो मंगल दोष तो हो ही नहीं सकता। मंगल हमारा योग है। आई वुड से मंगल योग को ट्रीट करिए की तरह सोचिए, मंगल दोष मत करिए। अब कोई भी एनर्जी अगर एक्सेस होती है तो वो हार्मफुल हो सकती है ना। तो ऐसे ही मंगल की एनर्जी अगर एक्सेस है, लगन में है, दूसरे भाव में है, सप्तम में है, 4th में है या 8th में है, कुछ 12th में भी मानते हैं, तो आपकी मंगल एनर्जी मांगलिक माना जाता है। अब ये इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे समझते हैं?
देखिए पुराने ज़माने में इसको एक तरह से दोष क्यों बोल दिया गया था, क्योंकि एक तो यंग एज पे शादी होती थी, हाँ जी, राइट, बच्चे 8 9 10 साल की शादी हो गई, उस टाइम बहुत एनर्जी होती है और बच्चों को अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना नहीं आता है, राइट। तो उस टाइम पे आपने कोई ऐसी हरकत कर दी कि गिरा दिया किसी को, या गुस्सा हो गया, लड़ाई झगड़े में कुछ कर दिया, तो आप हार्म कर सकते हो इसको, उस केसेस में हार्म हो सकता है। बट क्या किसी मनुष्य में ये ताकत है कि दूसरे की जिंदगी ले ले? जितनी सांसें मेरी लिखी हैं मैं उतनी ही सांसें लूंगी, उसके एक ऊपर नहीं एक नीचे नहीं, और किसी में और इतनी बूता नहीं है कि किसी और की जिंदगी ले सके जब तक मेरा समय नहीं आया है, अनलेस कि वो चाकू लेके मार दे या कुछ कर दे। उसमें भी चाकू लेके मार दिया और मेरा समय नहीं आया है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो मैं बच जाऊंगी। तो ये उस टाइम पे इसको इसलिए कहा गया था, तो वो बहुत लंबा समय हो जाता था, क्योंकि 25-26 के बाद बच्चा समझना शुरू करता है कि मुझे कैसे हैंडल करना, तो वो एक लंबा समय हो गया था। अब कट टू टुडेज टाइम, तो ये बहुत पहले किसी ने, जब मे बी द्वापर होगा या कलयुग की जो शुरुआत ही हुई होगी, तब लोगों ने कहा होगा कि जब यंग मैरिजेस होती थी तब लोगों ने कहा होगा कि यार ये हमने ऑब्जर्व करा तो मंगल दोष हो जाएगा। अब कट टू टुडेज टाइम, आज के टाइम पे दोनों पार्टनर्स वर्क करते हैं, राइट, लड़की भी वर्क करती है, लड़का भी वर्क करता है। तो मंगल की ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, हमारी आधी से ज़्यादा हमारी वर्क में लग जाती है। जब तक हम घर आते हैं हम थके होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडली मैरिजेस लेट होती हैं जी, ओके। वैसे भी कहा जाता है कि मंगल अगर ऊर्जावान है, मंगल योग है, ऊर्जावान है, तो आप 28 के बाद शादी करिए, ओके, क्योंकि एक साइकिल है मंगल की, 28 की एज के बाद मंगल की वो जो ऊर्जा है थोड़ी सी बैलेंस्ड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी बैलेंस आ जाती है, क्योंकि आप में एक मैच्योरिटी आ जाती है, तो आपको वो ऊर्जा और वो एनर्जी मंगल की हैंडल करनी आसानी से आ जाती है। तो इसलिए जब आप दोनों लोग वर्क कर रहे हैं, आपकी मैरिज थोड़ी सी लेट हो रही है, आप ऑलरेडी समझदार हो गए हैं, तो आपको पता है आपने उठा के लट नहीं बजाना है, आपको मालूम है आप समझदार हो। लेकिन अगर आप में वो बुद्धि नहीं है, तो चाहे मंगल दोष हो चाहे ना हो, आप वो कर ही देंगे, राइट। तो मंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका मंगल उच्च का है, उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करिए। हाँ जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको कहते हैं आप उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करिए ताकि आप ग्रो कर सकें। आप बहुत आसान है, जिनका मंगल स्ट्रांग है, प्लीज हिट द जिम एवरी डे, ये रेमेडी है। कुछ नहीं, आप जिम नहीं जा सकते हो तो वॉक करिए, राइट, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करिए, आपका मंगल का जो ऊर्जा है वो यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि आप वो ऊर्जा यूज हो गई। मंगल का काम है आपको वो एनर्जी देना, तो वो ऊर्जा आपकी यूज हो गई, तो आपका और कहीं इम्पैक्ट नहीं आएगा। वेरी सिंपल रेमेडीज, एंड ऑफ कोर्स हनुमान चालीसा। बिल्कुल मैम, जुपिटर को लेकर भी एक बहुत बड़ा मिथ है। 7th हाउस में अगर जुपिटर है, लग्न को देख रहा है, उच्च का है, तो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद रहेंगे, आप बहुत ज्ञान देंगे पार्टनर को, हमेशा लड़ाइयाँ चलेंगी, ऐसा होता है? सो आपने बोला कि उच्च के जुपिटर हैं या नॉर्मल जुपिटर हैं? नॉर्मल भी हो अगर, लेकिन अगर 7th हाउस में है। देखिए एक थ्योरी है एस्ट्रोलॉजी में, कारको भावो नाशो, ओके। जुपिटर इज ऑल्सो कारक ऑफ 7th हाउस अलॉन्ग विद शुक्र, ओके। तो क्या होता है कि जुपिटर जब उस भाव में आ जाते हैं तो उस भाव का नाश करते हैं। दूसरा, जुपिटर क्या है? जुपिटर गुरु हैं, राइट। तो आपको रिलेशनशिप में गुरु शिष्य का रिलेशन नहीं चाहिए, राइट। आपको चाहिए रिलेशनशिप में प्यार, लव, आपको शुक्र चाहिए, आपको गुरु शिष्य का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो नेचुरली फिर जिसके भी है उसका लगन को उसके वो देख रहा है, उसका पार्टनर भी उसको ज्ञान दे सकता है, पार्टनर ज्ञानी हो सकता है, राइट। मतलब हमेशा खराब नहीं होगा? नहीं, हमेशा खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो फिर वही बात है कि आपके 7th लॉर्ड कैसे हैं, राइट। आपके 7th लॉर्ड क्या हैं? अगर 7th लॉर्ड आपके मान लीजिए अच्छा, अगर मान लीजिए आपका बृहस्पति का खुद का घर है, ठीक है ना,
तो वो इतना हार्म नहीं करेंगे आपको, रिलेशनशिप को, राइट। अगर मान लीजिए बुध का घर है जी, और बुध आपके लगन में ही है, तो आप वो क्या करेंगे, बुद्धि देंगे टू हैंडल इट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जुपिटर हमेशा खराब होंगे, बट यस थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। फिर वही बात है, आप समझदारी करिए, आप उस एनर्जी को कहीं और यूटिलाइज करिए। ज़्यादा ज्ञानी, वैसे भी आप अगर आप जिसके जैसे सपोज जिसके लगन में जुपिटर होते हैं तो उसको वैसे ही लोग कहते हैं ज्ञानी बाबा ही। तो नॉर्मली भी आप जब लगन के जुपिटर को आप बुरा नहीं मान रहे, सप्तम के गुरु जुपिटर को आप क्यों बुरा मान रहे हैं, राइट। आप अगर वैसे ही नॉर्मली सबको ज्ञान देते रहेंगे तो कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा। सो हर रिलेशनशिप की एक बैलेंस होता है। सो जहाँ पर लव है वो अच्छा है। अच्छा, अब इसी में अगर हम देख लेते हैं कि आप पार्टनरशिप करें, मान लीजिए बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है, 7th हाउस आपकी पब्लिक इमेज का भी होता है। तो मान लीजिए अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए वो आपके बहुत अच्छा है, राइट। आपकी पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छा है। यू कैन बी सीन एज समथिंग हु इज वेरी नॉलेजेबल, हु हैज विजडम, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप उस एनर्जी को वहाँ यूटिलाइज करिए। 8th हाउस बहुत ख़राब होता है क्योंकि मृत्यु का भाव है। इसको कई लोग, मैंने लोगों के मुंह से सुना, कुंडली का गड्ढा ही बोल देते हैं कि यहाँ तो जो भी गया वो गड्ढे में गया, जो भी प्लैनेट है, जो भी राशि है वो खराब ही फल देंगे। तो क्या वाकई 8th हाउस इतना ख़राब होता है? यस एंड नो, क्योंकि 8th हाउस मृत्यु का हाउस है। 8th हाउस एक तरह से अंत का हाउस है, तो उस तरह से आप देखिए कि थोड़ा सा है खराब। बट एट द सेम हाउस 8th हाउस मंगल्य का हाउस है। मांगल्य, राइट, ठीक है। 8th हाउस आपकी नई शुरुआत का हाउस है। 8th हाउस अननोन का हाउस है। 8th हाउस ऑकल्ट का है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का 8th हाउस है, आपके रिसर्च का 8th हाउस है। आप कितने एनालिटिकल हैं, कितना डीप जाएंगे, कितना रिसर्च जाएंगे, कितना करेंगे, वो 8th हाउस है। पाताल हमेशा खराब नहीं होता, उस पाताल से ही मिनरल्स निकलते हैं, राइट। तो ठीक है, पाताल, क्योंकि वो पाताल लोक कहा जाता है, एक तरह से पाताल है आपका, दैट इज बीनीथ द रियल थिंग दैट यू कैन सी। तो अननोन का एक फियर हमेशा होता है क्योंकि आप उसको देख नहीं पाते हो, तो एक अननोन का फियर है 8th हाउस। बट हाँ, ये भाव पराशर जी ने भी कहा है कि इस भाव में चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी कभी 8th हाउस बहुत अच्छा भी कर जाता है। तो मैं आपके आगे एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मेरे 8th हाउस में मंगल और राहु दोनों हैं, चंद्र मंगल योग है, उच्च के मंगल बैठे हुए हैं। और मेरी राहु की दशा में मैं जितना स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करी हूँ, राहु 8th हाउस में बैठे, उन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी दी, राइट। उन्होंने मुझे मेरे गुरु से मिलवाया। तो जितना मैं प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी में इतनी स्पीड से राहु की दशा में कर पाई, वो अपने जीवन में नहीं कर पाई। और इसी दशा ने मुझे सही गलत सिखाया। अब यहाँ पे राहु भी आ गए और यहाँ पर 8th हाउस भी आ गया। सही गलत दुनिया को परखने का, नो डाउट बहुत सडननेस हुई मेरी लाइफ में, बहुत उथल पुथल हुई। बट अब वही बात है कि आप उस उथल पुथल से रोगे या आपने जो पाया उससे खुश होगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं उस उथल पुथल पे नहीं रो रही हूँ, क्योंकि अगर वो तराशा नहीं जाता मुझे, मेरी वो उथल पुथल नहीं होती, तो आज मैं इस जगह पर नहीं होती। आज मेरे को गुरु नहीं मिले होते, मैं आज अध्यात्म में नहीं बढ़ी होती, आज मैंने साधनाएं नहीं की होती, आज मैं अपने इष्ट के करीब नहीं पहुंची होती, राइट। तो ये राहु ने किया और ये अष्टम भाव ने किया। तो वही बात है, यू कैन ईदर see whether the glass is full or you can see the glass is half full। और आपके इस मैम जो आपने अभी अपना अनुभव शेयर किया, अपनी कुंडली का 8th हाउस शेयर किया, मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपके लिए, या जो भी लोग अध्यात्म को एक गेन मानते हैं, जनरली हम क्या देखते हैं मैम कि हमें क्या लाभ देगा, तो वो फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं हम कि अरे ये वाला हाउस हमें फाइनेंशियली कितना अच्छा कर रहा है, करियर वाइज कितना अच्छा कर रहा है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि मुझे राहु ने और मंगल ने स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटमेंट दिया, मुझे गुरु से मिलवाया, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो 8th हाउस में उच्च के राहु एंड
डीप एग्जॉल्टेशन 28 डिग्रीज पे डीप एग्जॉल्टेशन होता है, मेरे 28 डिग्रीज के डीप एग्जॉल्टेशन पे है मंगल, राइट, सॉरी उच्च के मंगल 28 डिग्रीज पे मांगलिक, राइट, और साथ में राहु, राइट, तो उसमें अष्टम भाव में, और मेरी मंगल की दशा बहुत अच्छी गई है, मंगल की दशा में अपने करियर पे मैं बहुत ऊपर गई हूँ, जबकि ये अष्टम भाव के मांगलिक मंगल हैं, मेरे को करियर में बहुत राइज दिया उन्होंने, और राहु ने मुझे स्पिरिचुअलिटी दी। तो एज वी वर टॉकिंग कि राहु बुरे नहीं होते, मांगलिक दोष नहीं होता, इट डिपेंड्स हाउ यू कैन डू इट, एंड आई वुड अगेन से, क्योंकि वो एक ब्रेक का थिंग है, सो फ्रॉम कॉर्पोरेट आई ब्रोक एंड आई केम हियर। और जैसे कहा जाता है कि प्रभु तराश रहे थे, साथ ही साथ मेरे साढ़े साथी चल रही थी, बाप रे, अष्टम राहु, तो पीड़ा बहुत हुई, बट आई थिंक अगर मैं उस पीड़ा को झेल पाई हैप्पीली विद द सैनिटी, मैं इधर आ पाई, आज मैं बहुत करीब अपने ईष्ट के पहुंच चुकी, एंड आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड, मतलब उनकी बहुत कृपा है। सबसे बड़ी बात, मैं अपने गुरु से मिली, स्वामी जी से, ओम स्वामी जी से, उन्होंने मुझे ब्लेस किया, और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा 8th हाउस देखा जाए, कितना बड़ा पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। 8th हाउस मांगलिक, सारे नेगेटिव्स आ गए, बट दे आर एक्चुअली पॉजिटिव्स। दूसरा जो मैं आपसे कहना चाह रही थी, वो ये कहना चाह रही थी कि देखिए, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस या मटेरियल गेन, वो आप दोनों चीज़ों से कर सकते हैं। अध्यात्म में मान लीजिए आपने साधना कर ली माँ की, माँ लक्ष्मी की, तो कौन आपको रोक सकता है प्रॉस्पेरिटी से? हाँ, ललिता सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम, माँ का बीज मंत्र, एक आप बीज मंत्र ही ले लीजिए, बीज मंत्र की साधना करिए आप, तो बीज मंत्र माँ का है, माँ के बीज मंत्र का जाप कर लीजिए, कुछ नहीं तो माँ के गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, कुछ नहीं तो ओम महालक्ष्मय नमः कर लीजिए। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो कौन आपको अबंडेंस नहीं दे सकता? क्या आध्यात्मिक तरक्की, आपकी मटीरियल तरक्की नहीं हो सकती? तो हम क्यों 8th भाव से डरते हैं? आध्यात्मिक तरक्की करिए तो आपकी मटीरियल तरक्की, जब आप अध्यात्म में तरक्की करेंगे तो आपको सिचुएशन को हैंडल करना आएगा, टफ सिचुएशन को हैंडल करना आएगा। जब आप टफ सिचुएशन को हैंडल करना जानेंगे तो क्या आपकी मटीरियल तरक्की नहीं है, क्या आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे? क्योंकि आपका बिहेवियर टुवर्ड्स अ सिचुएशन चेंज हो गया, तो आपकी चॉइसेस करेक्ट हो जाएंगी। तो किसने बोला कि आध्यात्मिक तरक्की और मटीरियल तरक्की अलग है? लेकिन हाँ, मटीरियल तरक्की आपकी आध्यात्मिक तरक्की को रोक सकता है। एंड ब्यूटीफुली, इसको ब्यूटीफुली अब आप देखिए, दूसरा भाव धन भाव और अष्टम भाव आमने सामने हैं। बिल्कुल। क्यों हमारी कुंडली के दूसरा भाव धन भाव और अध्यात्म भाव आमने सामने? क्यों? क्या वहां रहो लेकिन उससे और उतना अटैच मत हो जाओ कि अध्यात्म के रास्ते ही ना हो। दोनों एक दूसरे से, दोनों सामने आमने सामने हैं। आप और मैं आमने सामने बैठे हैं क्योंकि हम फ्रेंडली हैं, नहीं तो हम नहीं बैठ सकते। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने वाले हैं। और क्यों हमारा लग्न 12वें भाव मोक्ष अंत और दूसरे भाव के बीच में है? क्यों? अगर वैसा नहीं होता तो 12वें भाव और उसके बीच में क्यों लग्न होता? हमारा लग्न सप्तम क्यों नहीं हो सकता था? हमारा लग्न चौथा भाव क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, राइट। तो ये सब एक लॉजिक है, साइंटिफिक है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति क्या होती है? आध्यात्मिक उन्नति केवल ये है कि आप अपने से खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपने को अच्छे से जान रहे हैं। जब आप अपने को अच्छे से जान पाएंगे तो आप अपनी इंट्यूशन अवेकन कर रहे हैं। जब आप अपनी इंट्यूशन और गट अवेकन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप स्मार्ट बन रहे हैं। बिल्कुल, कुछ नहीं हो रहा, आप स्मार्ट बन रहे हैं। और जब आप स्मार्ट बन रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, मनूवर कर सकते हैं। तो क्या राहु, क्या मंगल, क्या शनि, क्या कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल। एक आखिरी मिथ जो मैंने बहुत सुना है कि अगर अष्टम में आपके शनि है तो जातक की उम्र बहुत लंबी होती, फिर तो कुछ देखना ही नहीं है, कोई महादशा, कोई अंतरदशा, कोई प्रत्यंतर, कोई मारक योग, कोई कुछ नहीं देखना है। ऐसा होता है? देखिए, अष्टम में अगर शनि हो तो उम्र बड़ी होती है, नो डाउट। बट अगर मान लीजिए गोचर में अष्टम में मंगल आ गए, ठीक है ना, और आपकी वो दशा आ गई, तो आप तो उतनी सांसें लिखवा के लाए ना।
राइट? आपकी सांसें तो उतनी लिखी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है जितनी सांसें लिखी हुई हैं। ऑफ कोर्स तो हमारी तीन उम्र होती है, तो आपकी लंबी दशा होगी, लंबी लाइफ होगी, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि हमें कुछ देखने का ही नहीं है, नो डाउट। दिस इज नॉट अ मिथ, इट्स अ नाइस थिंग कि आपकी दशा, आपकी उम्र लंबी हो सकती है, इट्स अ नाइस थिंग। बट एट द सेम टाइम गोचर, दशा और आप कितनी सांसें लिखवा के लाए हैं वो सब तय है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 8th हाउस का शनि आपको लंबी उम्र देता है, ये जो कथन है ये सही है। लेकिन जो दूसरा वाला है कि फिर हमें कोई दशा देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप मतलब एक स्टेटमेंट है, चिरंजीवी तो नहीं हो गए ना आप? चिरंजीवी तो नहीं हो गए राइट। आप रहे तो इमॉर्टल ही ना, चिरंजीवी तो नहीं हो गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तो होगा ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो आपको साइकिल करनी है बर्थ रीबर्थ की, उससे तो आप निकल सकते नहीं हैं। तो मतलब यू नॉट अ ब्लेस्ड पर्सन बाय दैट लॉजिक। शनि अष्टम में और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी लाते हैं। ओके। बहुत सडननेस लाते हैं लाइफ में, बहुत सडन चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ से क्या होगा। आप उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं, आप एक सडन डिसीजंस ले लेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी सारे मिथ्स आज हमने मैम ब्रेक करे हैं और लोगों को भी काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि एक्चुअली लोग परेशान हैं मैम कि मैं इसके पास जा रहा हूँ तो मुझे वो डरा रहे हैं, इसके पास जा रहा हूँ तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है। वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है लोगों को कि हम कैसे अपनी कुंडली देखें। और कुंडली दिखवाने का एक ही पर्पस है मैम, एक गाइडेंस मिल जाती है लोगों को कि जहाँ पे आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं कब लगेगा पता नहीं है, वो थोड़ी सी रोशनी दे देती है बस ज्योतिष। बढ़िया बात कही है आपने, और एंड आई विश सब लोग ये बात आपकी बहुत ध्यान से सुने कि ज्योतिष जो है इज गाइडेंस, इट इज़ नॉट प्रिडिक्शन। इट इज़ नॉट, कोई भी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नियति ने अपने हाथ रखा हुआ है, राइट? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, राइट? तो इसमें क्या आ गया? सब कुछ तो आ गया। भगवान ने क्या छोड़ा हमारे पास? दो चीज़ें छोड़ी, भक्ति और कर्म। बिल्कुल। बाकी तो सब उन्होंने रख लिया। तो अगर हम इसको एज अ गाइडेंस देखें एंड नॉट एज अ प्रिडिक्शन और नॉट एज समथिंग विच इज़ लाइक अ नेल इन द वॉल, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, हम इस साइंस को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा डीप साइंस है। हमारे पास एक बहुत बड़ा असेट है। एग्जैक्टली। भारत में हमारे पास वैदिक ज्योतिष जो है बहुत बड़ा एसेट है। अगर हम इसको सही से उपयोग करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, विश्व एंड इंडिविजुअल सब। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कोई सवाल है या ऐसा कोई मिथ है जो आपको लगता है कि ये क्या पता मिथ हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ, किसी ने आपको कोई बात कही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं जब भी मैम के साथ दोबारा जुड़ूंगी तो उनसे वो सवाल करूंगी, क्योंकि मैम मिथ बर्स्टिंग के लिए जानी जाती हैं और आज बहुत सारे मिथ्स ऑलरेडी आपके बर्स्ट हुए होंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।